नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश भर में 126वीं जयंती बाबा भीमराव अंबेडकर की मनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में अंबेडकर जी के आदर्शों उनकी सोच, उन्होंने जो सपने देखे उनसे प्रेरणा या उनकी नीति को केवल पुष्पगुच्छ भेंट करने या हाथ दिलाने सकते हैं, वर्षों से हम देखते आ रहे हैं और जो है लगातार कहा जाता है कि अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। करने वाले राजनीतिक दल जो सत्ता में जीत करके आज सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज भी दलित की स्थिति बड़ा सवाल है। आज जो अगर उनको आंकड़े की बात करें तो एवरी डे करीब 125 उत्पीड़न के मामले रोज दलितों के आ रहे हैं। उनके खिलाफ किसी तरह के मामले दर्ज हो रहे हैं। कभी उनके साथ स्वास्थ्य का मामला, कभी उनके साथ मारपीट का मामला, कभी दूसरी तरह के मामले। 40 तरह के जो एक शोध में सामने आया है कि दलितों को 46 तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह का। तो आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम ये बात कहें कि अंबेडकर जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समानता का जो उनका एक सपना था वो कोसों दूर रह रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ 21वीं सदी में प्रवेश करने वाले इस विकासशील राष्ट्र के सत्ताओं पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इच्छा शक्ति की कमी है या फिर हमारे कुछ ऐसा फॉल्ट है कि जिसको हम सुधार नहीं पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। खैर चले, अंबेडकर जयंती के मौके पर नेताओं के हम बात करें, वो एक बार जरा उनके बयान सुनिए, किस तरह के जवाब और बयान सामने आ रहे हैं। उसके बाद लौटेंगे हमारे पैनल पे। हमारे साथ मनोज मुदगल जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं, लक्ष्मीकांत पारिक जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं, राजेंद्र शर्मा साहब विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। पर जरा एक बार सुनिए कौन क्या कह रहे हैं। सभी विरोधी पार्टियां वे उनकी सरकारें इनकी जयंती मनाने लगी हैं। इसके बाद फिर पूरे साल भर तक ये सभी विरोधी पार्टियां अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इनके अनुयायियों का हर स्तर पर शोषण भी करती हैं। ईवीएम में गड़बड़ी करने के बाद, बेईमानी के बाद अपनी इस कमी को छिपाने के लिए अब बीजेपी के लोग जगह जगह इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं। 126वीं जयंती के अवसर पर आज पूरे देश के अंदर भारत माता के इस महान संबोध को पूरा देश स्मरण कर रहा है। आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन सेवाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो चलिए, मायावती कह रही है कि बीजेपी दिखावा कर रही है और महंत आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अंबेडकर जी का जो सपना था और उनकी जो सोच थी उसे बीजेपी आगे लेकर के चल रही है और एक समानता का लक्ष्य लेकर के, सबको साथ लेकर के हम एक मिशन पे चल पड़े हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। राजेंद्र जी, ये बात सही है कि अंबेडकर जी के विचार, उनकी सोच आज भी प्रासंगिक है और आज नहीं है, पहली बार ये बात निकल के नहीं आई। ये तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद से लगातार प्रासंगिक होती आ रही है, लेकिन अप्रासंगिक कब होगी? अप्रासंगिक का मतलब कि अंबेडकर जी ने जो सोचा था, जो सपना देखा था, संविधान का जो निर्माण किया था और उसके साथ ही एक समानता के लिए आरक्षण की रचना भी रखी थी, क्या वास्तव में कभी हिंदुस्तान में अब ये सपने हम देख सकते हैं कि अभी कभी अप्रासंगिक होगा कि हाँ समानता का हक है? और बिल्कुल सच्ची श्रद्धांजलि आज हम अंबेडकर जी को दे रहे हैं कि जो एक लक्ष्य लेके चल रहे थे वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अंबेडकर जी को स्टूडियो से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। पर देखिए, मुद्दे वाली जो बात यह है कि एक्चुअल में जो राजनीतिक दल हैं वो जो जयंती वाले जो अवसर होते हैं उस अवसर पे भी उसको अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है, पिक एंड चूज वाली स्थिति होती है। और ये जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि हमको अंबेडकर जी के नाम पे किन चीजों को हम मुद्दा बनाएं, किन चीजों को उठाएं जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके, उन वोटों को प्रभावित कर सके, मतदाताओं को प्रभावित कर सके। जबकि अब आजादी के 70 साल से भी ज्यादा टाइम गुजर चुका है।
आरक्षण भी चल रहा है, दूसरी चीजें भी हैं। हम यदि कहीं ठोस एक कार्य योजना लेकर के चलते तो निश्चित रूप से क्योंकि आरक्षण एक छोटी चीज है, आरक्षण कोई बड़ा मुद्दा नहीं। अंबेडकर जी का जब आप पूरा बेहद अवलोकन करोगे, उनके पूरे जो सोच है, उनकी जो मानसिकता थी, वो क्या चाहते थे, क्योंकि उन्होंने संविधान में बहुत कुछ चीजें दी हैं। उन्होंने केवल जातिगत चीज को लेकर के नहीं, बल्कि धर्मों के अंदर भी किस धर्म में क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या तरह से सुधार होना चाहिए, सामाजिक सुधार की जो उन्होंने बात की, सारी चीजों को लेकर के यदि हम चले तो एक समग्र जो दृष्टिकोण जो उनको था उसको लेकर के चलते तो शायद हमको ज्यादा फायदा मिलता, समाज को बहुत ज्यादा कुछ मिलता। क्योंकि दुनिया के सारे देश हैं, दुनिया के अधिकांश देश अंबेडकर जी को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मान करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान के अंदर ही चला माना जा रहा हो, या इस तरह की सोशल मीडिया पे भी काफी बातें आ रही है, दूसरी चीजें भी आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, अभी आपने मायावती जी का जिक्र किया, वो उसको बीजेपी और उसको पार्टीबाजी के अंदर लेके जा रही। इतने बड़े व्यक्तित्व को यदि हम दलों में बांटने की कोशिश करेंगे, एक सीमित दायरे में बांटने की या लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो उस जो व्यक्तित्व है उसको छोटा करके देखने वाली बात है। हमको अंबेडकर जी को उनके बृहद जो उनका वो है, उस दायरे के अंदर उनके जो बृहद जो सोच है, उस सोच और चिंतन को लेकर के आगे बढ़ना होगा, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मनोज जी, आपसे मुखातिब हूंगा मैं और जानना चाहूंगा क्या कि राजनीतिक दल महज दलित वोट को साधने की कोशिश करते हैं, अंबेडकर जयंती हो चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, उनकी आड़ में ऐसा क्या है कि आज भी समानता का जो सपना लेकर के, और अंबेडकर जी ने एक आधारशिला रखी थी उस सोच की, वो आगे नहीं बढ़ पाई? देखिए, मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूं आज के दिन। मैं ये ऐसी जो कांग्रेस की विचारधारा थी, क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्तित्व थे और उन्होंने संविधान में बहुत बड़ा उनका रोल था, उनका बहुत बड़ा संविधान में उनका क्षेत्र, उनके ही अधिकार क्षेत्र में सारा कार्य हुआ था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस के टाइम में हमने जाति भेदभाव, समानता, एक समानता से देखना, सब जातियों को, धर्मों का सम्मान करना, छोटे बड़े गरीब अमीर की खाई को पाटना, ये सब काम कांग्रेस ने अपने समय में अच्छे तरीके से किया। हमारे यहाँ ना तो कोई धर्म मजहब की लड़ाई है, ना कोई छोटे बड़े की लड़ाई है, ना गरीब अमीर की लड़ाई है। हम लोग, कांग्रेस आदर्श मानती है बाबा साहेब को, और हम उनके आदर्शों पे चलने का नसीहत अपने कार्यकर्ताओं को भी देते हैं और उसी नसीहत पे ही हम चल रहे हैं। और जब जब भी संविधान में, लोकसभा विधानसभा में जो जाएगा, वो महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, इन सबको उसको याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी वो शक्तियां हैं जिनको देश आजादी के समय से आज तक याद करता है। चलिए लक्ष्मीकांत जी, अभी आप लोगों ने एक लक्ष्य भी रखा है कि 2019 के इलेक्शन के लिए हमें दलित और युवाओं को साधने की कोशिश करनी होगी, उनको जोड़ने की पहल करनी होगी। अंबेडकर जी की जयंती को पूरे एक वीक तक आप लोगों ने मनाने का निर्णय भी लिया है कि पार्टी स्तर पे इसके बड़े कार्यक्रम पंचायत स्तर तक पहुंचाए कार्यकर्ता, अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल यहां पे यह है कि क्या राजनीतिक दल दलितों को महज अंबेडकर जी के नाम पे, उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर केवल एक साधने का काम करते रहेंगे, या फिर आजादी के इतने साल बाद भी उनके विचार प्रासंगिक ही रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को यहाँ श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आज की जयंती का शुभ अवसर है और निश्चित रूप से उनको जयंती का जब शुभ अवसर है, जिस व्यक्ति ने हमारे संविधान की रचना की, जिस व्यक्ति ने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और जिस व्यक्ति ने इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, उस व्यक्ति के जन्मदिन पर आज मैं बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से गैर राजनीतिक बात हो तो ज्यादा ठीक होता है। लेकिन विषय आप राजनीतिक पार्टी से चुनकर रखा है, तो इस विषय में सीधे तौर पर यह बात कह सकता हूँ कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो या उससे पूर्व विपक्ष रहे हो, हमने हमेशा बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हमेशा नमन किया, हमेशा उनका सम्मान किया है। वोट बैंक की राजनीति को लेकर अम्बेडकर जी का उपयोग हमने कभी नहीं किया। जहां तक मैं कांग्रेस के भी विषय पर कोई बात नहीं करता, लेकिन सीधे तौर पर एक बात कह सकता हूं, अम्बेडकर कभी कांग्रेस ही नहीं रहे। उन्होंने 36 में अपनी कांग्रेस छोड़ दी थी और लेबर पार्टी की स्थापना की। सब नेहरू से उनके विवाद रहे, लेकिन सब विषय होने के बाद भी नेहरू जी ने इस देश के संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर को चुना। ये इस बात को दर्शाता है कि देश के राजनीतिक भविष्य के लिए अंबेडकर कितने आवश्यक थे। तो ये बात कहें कि हम साधने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सोच हो सकता है, हमारा सोच है कि जो कांग्रेस पिछले 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वह हम करने का प्रयास इन 5 वर्षों में कर रहे हैं। हमारा सोच है कि दलितों का उत्थान हो। देखिए, बड़ा स्पष्ट बात बताता हूं सीधे तौर पर, एक स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से मोदी जी ने संदेश देने का प्रयास किया है कि ये स्वच्छता काम सिर्फ दलितों का नहीं, हम सबका भी है। हम सब इस बात में पहल करें, आगे बढ़ें, स्वच्छ भारत को रखें, स्वच्छ भारत का निर्माण करें। ये कि एक
संदेश जाता है इस दिशा में कि हम दलितों के उत्थान के लिए एक प्रयास करें। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान तो आप गांधी जी को समर्पित कर रहे हैं। गांधी समर्पित है, लेकिन हमने गांधी जी समर्पित गांधी जी को है। हाँ। लेकिन हमने एक संदेश देने का प्रयास किया कि ये दलितों का काम नहीं, दलित विषय जहां तक आता है हम सबका काम है, हम सब स्वच्छता की ओर जुटे, ये सिर्फ दलित का विषय नहीं। दूसरी ओर हमने भीम ऐप का आज यहां पर विषय रखा है। भीम ऐप ने जो लॉन्च किया है उसके पीछे सीधा सीधा सोच हमारी ये कि डॉक्टर अम्बेडकर को हमने समर्पित किया है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से इस देश की जनता जान सके कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे, उनके नाम को, उनके संस्कारों को हम जनता तक पहुंचा सके, उनके नाम, उनका चर्चा हर देश के हर नागरिक तक पहुंच सके। इसलिए भीम ऐप का हमने नाम रखा, डॉक्टर अम्बेडकर को हमने समर्पित किया है। तो सीधे तौर पर ये कह सकता हूं राजनीति के लिए हम अम्बेडकर उपयोग नहीं करते, हम अम्बेडकर जी को नमन करते हैं और श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति। चलिए राजेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कोई राजनीतिक दल इस बात के लिए कहेगा भी नहीं कि हाँ बिल्कुल सब सोच तो यही है कि अम्बेडकर जी के आदर्शों को हम बुना करके और दलित वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। ये कड़वा सच्चा है, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आप हम सब देख रहे हैं और देख राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो चीजों को नहीं समझते, हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं इन चीजों को। लेकिन लगातार जो होड़ मची हुई है, अम्बेडकर जयंती हो चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, जिस पर कार्यक्रमों का आयोजन एक अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे वोट की सोच और मतदाता एक बिल्कुल सजग होने लगा है, तब से आपको लगता है कि होड़ सी मच गई है राजनीतिक दलों में कि बिल्कुल अम्बेडकर जी, हमारे अम्बेडकर जी, हम अम्बेडकर जी के, एक होड़ मची हुई जो राजनीतिक दलों में, क्या ये नहीं माना जा सकता है कि वोट को साधने की एक महज कवायद है ये? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि देखिए आप अगर अपन जाएं आजादी के बाद का जो अपन इतिहास को लेकर के चले, हाँ। तो आप देखिए राजीव गांधी जी के शासन, मतलब राजीव गांधी जी की सरकार आई, उससे पहले तक काफी कुछ चीजें आरक्षण वाली दूसरी चीजें लाइन अप हो गई थी और सब कुछ हो गया था। जो ही बीपी सिंह जी की सरकार आई और जो अलग अलग दलों की गठबंधन वाली सरकार बनी, उनमें आपसी मतभेद हुआ और उस टाइम पे जो मंडल और कमंडल वाली जो राजनीति चली, उसके बाद में ये जो आरक्षण वाली बातें थी, दूसरी चीजें ज्यादा उभरी और उसके बाद में ज्यादा यह प्रयास हुआ कि भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहब अंबेडकर जी को एक सीमित दायरे के अंदर केवल एक वोट की राजनीति का बनाने की कोशिश की गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि भीमराव अंबेडकर इतने बड़े व्यक्तित्व है जिन्होंने पूरे देश का संविधान बनाया है, उनको आप केवल एक आरक्षण के अंदर सीमित कर रहे हो, आप केवल दलित वर्ग के साथ जोड़ करके उनको सीमित कर रहे हो, तो आप इतने बड़े व्यक्तित्व का मैं तो कह रहा हूं कि आप उनका एक तरह से अपमान कर रहे हो। आपको उस व्यक्तित्व का, उस महत्व को समझना होगा पूरे देश को, और राजनीतिक दलों को भी इस चीज को समझना होगा कि वो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष और वर्ग विशेष से जुड़े हुए नहीं, तो पूरे देश की अस्मिता से जुड़े हुए थे। क्योंकि पूरे देश को संविधान दिया और उस संविधान को पूरी दुनिया, उस संविधान से पूरी दुनिया में भारत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान है। तो इस चीज को लेकर के चल के हमको सोच विकसित करनी चाहिए। राजनीति केवल वोटों के लिए और इस तरह की चीजों को लेकर के यदि हम किसी को साधने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत तो है, लेकिन आज क्या लग रहा है, आज वास्तव में अंबेडकर जी प्रासंगिक सिर्फ इस वजह से हैं कि अंबेडकर जी का जितना गुणगान करेंगे उतना ही दलितों में पैठ होगी? देखिए, इस चीज को आप यूं देख सकते हैं कि अपना किसी, क्योंकि देखिए सवाल ये राजेंद्र जी, सवाल इस वजह से है कि आज भी देश में अगर 125 उत्पीड़न के मामले दलितों के दर्ज हों और घोड़ी दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाए, पानी भरने की एक अलग व्यवस्था की जाए, दलितों के नाम पे सड़क आ रही है तो उस पर कब्जा किसी और का हो, तो मुझे नहीं लगता है कि अंबेडकर जी की जयंती, अंबेडकर जी ने कभी कहा भी नहीं होगा कि मेरे एक कष्ट धातु की मूर्ति लगा के आदम कदर उस पर मेरे 14 अप्रैल को मेरी मूर्ति के ऊपर पुष्प गुच्छ चढ़ाना या फूल मालाएं चढ़ाना। उनका तो साफ कहना होगा कि जो सोच लेके चल रहे हैं और जो आत्मा बसते है संविधान में, उसको पूरी करने की कोशिश करना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी निराशाजनक बात है कि देश आज इतना विकासशील हो गया, दुनिया के सामने बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति के अंदर आ गया और लगातार सोच 21वीं सदी में हम आप एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी गांवों की जो स्थिति है, गांवों की छोड़िए, शहरों में पोजीशन यही है, तो इससे क्या माना जाए कि महज राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति एक ही है बस? योगेंद्र जी, मैं एक चीज बताऊं आपको, देखिए काफी बदलाव आया हमारी साक्षरता के बाद में, और जो मीडिया की जो
मीडिया जो एक्टिवेट हुआ उसके माध्यम से कि अब इस तरह की घटनाएं बहुत कम होने लगी। पर यदि अगर हिंदुस्तान में एक भी इस तरह की घटना होती है तो दुर्भाग्यजनक है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप कह रहे हो 100-125 घटनाएं सरकारी आंकड़े हैं साहब, सरकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बिल्कुल जो राज्यों से एक आती है 2015 तक के रिकॉर्ड के अनुसार 125 से अधिक मामले एवरी डे उत्पीड़न के दर्ज हो रहे हैं दलितों के। बहुत ज्यादा दुर्भाग्यजनक है कि इस तरह की बात होती है। पर हमको इन चीजों से ऊपर उठ करके और अपनी सोच विकसित करना पड़ेगा और हमको बिल्कुल आप इन चीजों को बिल्कुल देखिए, दलितों के बचाव के लिए संविधान में बहुत ज्यादा प्रावधान किए हुए हैं, बहुत अच्छे प्रावधान है और उसके माध्यम से काफी कुछ किया जा सकता है। आरक्षण व्यवस्था अभी तक जारी है, उसके माध्यम से भी उनको बिल्कुल समाज के अंदर मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की भी जानी चाहिए। इसके अलावा जो विकास का जो फार्मूला है, देखिए सरकार का जो विकास का फार्मूला है, उस विकास के फार्मूले में कहीं भेदभाव नहीं होता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टी हो। दुर्भाग्यजनक ये है कि जब इंप्लीमेंट होती है, जब व्यावहारिकता में लाते हैं, तब उसका जो प्रभावशाली लोग है उन चीजों का फायदा उठा लेते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमको जब केवल बात करने से कुछ भी नहीं होगा, हमको धरातल के ऊपर वो काम करने पड़ेंगे जिससे कि समाज के बिल्कुल एक मैसेज जा सके, तभी मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज पुष्पगुच्छ भेंट कर दें, चाहे आप उनके लिए कितने भी गुणगान करें, चाहे कितने भी पटाखे चलाएं, आप उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखें, लेकिन वो औचित्य से बाहर की बातें हैं। उनका ये सब तभी पूर्ण हो सकते हैं, उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है जब वास्तव में सही मायने में उनकी जो सोच थी उसी तरह से हमारी इच्छा शक्ति भी विकसित हो। चलिए मुदगल साहब, दावे अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप लोग भी एक हमारे सिस्टम को आपने गवर्न किया है, रूलिंग पार्टी रही आपकी, तो क्या माना जाए कि दलितों को महज एक वोट बैंक की तरह देखा गया? क्योंकि 3 साल में आंकड़े खराब हो गए हों या फिर हम कहें कि स्थितियां अब बिगड़ गई हैं, बीजेपी ने अब सुध लेना शुरू की है, तो मुझे लगता है कि महज एक राजनीतिक विरोधी बयान हो सकता है ये, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर है ये। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका मूल मंत्र था समानता का अधिकार, जो बाबा साहब ने दिया, कांग्रेस ने उसी का अनुसरण किया। कांग्रेस अनेकों योजनाएं लाई गरीबों के लिए, दलितों के लिए, उत्थान के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, हर तरह की इनके लिए गवर्नमेंट की बैंक्स में इनके लिए स्पेशल स्कीम्स लाई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम आप सुनते होंगे, उसमें इंदिरा गांधी जी के टाइम में लाया गया था। इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ी स्कीम लाई थी कि गरीबों का, दलितों का कैसे उत्थान हो, कैसे ये लोग मुख्य धारा में जुड़े, किस तरह इनमें और गरीब अमीर में खाई को पाटा जा सके। बैंकों को नेशनलाइज भी किया गया, इनको हर तरह से सुरक्षित करने के लिहाज से आज कांग्रेस पार्टी ने अनेकों योजनाएं लाई, उसमें इनको फायदा भी हुआ, दलित वर्ग को भी फायदा हुआ। वो हमारे भाई थे, उनमें जो खाई थी उसको काफी कुछ तो पाटा कांग्रेस नहीं है, क्योंकि ये जो कार्य कांग्रेस ने इस खाई को खत्म किया, इसका श्रेय कांग्रेस के हमारे पूर्व नेताओं को जरूर मिलना चाहिए। मैं कि योगेंद्र जी, देखिए मनोज जी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि देश आज 1947 में जब आजाद हुआ था, उसके बाद से बहुत सारी स्थितियां बदली हैं। उस वक्त पॉइंट्स में किसी किसी राज्य में तो स्थितियां ये थे कि सिंगल नंबर में ब्यूरोक्रेट्स मिला करते थे। आजादी कई साल बाद तक आरक्षण की व्यवस्था हुई, एक समानता का हक मिला, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत सारी चीजें बड़ी हैं, लेकिन कभी किसी ने उसका एक ऑपरेशनल सिस्टम बैठाने की कोशिश नहीं की, महज इस डर से कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। एक डर जो था, कहीं ना कहीं कमजोर राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति रही है। अगर वास्तव में मजबूती के साथ में ये होता कि चले सबको समान, आरक्षित वर्ग में भी समान करने की पहल किसी ने नहीं की, क्योंकि जो संपन्न हो गए उन लोगों के हाथ में उससे सत्ता की और ब्यूरोक्रेसी की चाबी आने लगी है। क्रीमी लेयर पे हाथ डालने की कोशिश करें तो दूध जो गर्म है वो ऊपर से मलाई अलग और उसमें से दूध जो पहले वो निकल करके बाहर आता उंगली जलाने के लिए। तो ये पहल कभी की नहीं गई, किसी की इच्छा शक्ति ही नहीं रही है। हमेशा संविधान की दुहाई देते गए और चीजें रही, क्योंकि जिसके मुंह में पतासा चला गया वो छूटना बहुत मुश्किल काम है। तो समानता के लिए क्या पहल की गई? अगर आज भी अगर हालात उलझनपूर्ण हो और एक असमानता की स्थिति उस आरक्षित वर्ग में भी हो, तो मुझे लगता है कि वास्तव में हम जिस दिशा को लेकर के चल रहे थे आरक्षण की को भी, वो भी मकसद हल नहीं हो पा रहा है।
देखिए, सबसे बड़ा मूल मंत्र था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम में कि शिक्षा का, इनको शिक्षित किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। इनके लिए स्कॉलरशिप की स्कीम्स आई, इनको एजुकेशन में दूसरी कास्ट से कम परसेंटेज में भी एडमिशन्स दिए गए, ताकि कि ये लोग पढ़ लिख के आगे आए, ये वर्ग आगे आए तो इनकी खाई को खत्म किया जा सके। हर वर्ग के लिए इंदिरा गांधी जी के टाइम में योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं आई, उसका इनको लाभ काफी लंबे। अब आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के हर उपक्रमों में, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में, हायर पोस्ट पे सब लोग अब ये रिजर्वेशन के तहत अब आगे आते जा रहे हैं। तो ये सब कांग्रेस के टाइम में दी गई बड़ी बड़ी स्कीमें थी। लेकिन मैं एक छोटी सी बात है, कांग्रेस ने कभी भी जो बाबा साहब ने हमको संविधान बना के रिजर्वेशन का जो दिया, हमने कभी भी उससे छेड़छाड़ की और की कोई गुंजाइश नहीं कभी की। किसी कांग्रेस के नेता के द्वारा कभी उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगी। लेकिन अभी आपने देखा पिछले चुनाव में, जो बिहार के चुनाव थे, तो आरएसएस प्रमुख भागवत साहब ने एक बयान दिया कि इसमें आरक्षण पे पुनर्विचार किया जाना चाहिए, आरक्षण के बारे में पुनर् कमेटी बनाई जानी चाहिए, जबकि कांग्रेस ने इसका भारी विरोध किया। हर पग पग पे हमने विरोध किया। तो कांग्रेस की विचारधारा हमेशा दलितों के साथ, गरीबों के साथ उत्थान करने की रही है। अच्छी। मैं एक बात जानना चाहूंगा अभी आपसे, आपने आरक्षण का चलिए जिक्र कर दिया है। आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी 10 साल के लिए, आज दबी जुबान से आपके लोग भी स्वीकार करते हैं। और ये नहीं है कि कोई मनुवादी सोच की बात कर रहे होंगे लोग, या कि उच्च वर्ग के लोग हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। इश्यू ये नहीं है। आरक्षित वर्ग जो है उसमें भी जिन्हें आरक्षण चाहिए, जो वंचित हैं, उन लोगों की एक डिमांड है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते आप लोगों ने भी कई बहाने ढूंढे। 10 साल में आपने समीक्षा करने की जहमत नहीं उठाई, महज इस वजह से कि दलित वोट छिटक करके दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसी क्या थी? तो उस समय अगर जो संविधान की सोच थी, अगर संविधान के दायरे के बाहर जाकर के क्यों कांग्रेस ने ये कदम उठाया, उस वक्त समीक्षा की जा सकती थी। और दूसरी बात, आप पहुंचाए बीजेपी, गैर बीजेपी विरोधी जो दल, माफ करिएगा, बीजेपी विरोधी जो दल हैं, वो इस बात को लेकर के आज भी मुद्दा बनाते हो कि मोहन भागवत ने ये बात कही थी कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। ये तो बात कही थी, तो मोहन भागवत इससे पीछे भी नहीं हट रहे हैं कि समीक्षा किस मायने में की जानी चाहिए थी। हम उसको एक मुद्दा तो बना रहे हैं, किस दायरे में, कि आज किसी ने एक समीक्षा की है कि वास्तव में आरक्षित वर्ग में कितने लोगों को लाभ मिला। रामधन को मिला तो मूलचंद का क्या हो रहा है? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने आपको पहले बताया, कांग्रेस की विचारधारा, महात्मा गांधी, बाबा साहेब, लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय, सब लोगों की ये तो कांग्रेस की उस समय देन थी, जब इन लोगों ने जो संविधान के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के देश आजादी के बाद में जिस प्रकार नियम कानून बनाए, कांग्रेस आज तक उन्हीं को अमल कर रही है, उनकी विचारधाराओं का अनुसरण कर रही है। हम ऐसा नहीं कि आज उनकी 126वीं जन्मोत्सव हो तो हम उनका मनाने जा रहे हैं। हमारा तो विचारधारा ही उनके साथ, विचारधारा शुरू से ही आज तक हमारे तक वैसी बह रही है और हमारी विचारधारा वैसी रहेगी। हम कभी भी इस मामले में हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहते। ऐसा याद है आपको, ऐसा याद है आपको कि गैर कांग्रेस के किसी राज्य में सरकार जिन्होंने आरक्षण को खत्म करने की पहल कर दी हो, या फिर दलितों के जो रूल्स रेगुलेशंस तो बने हुए हैं उसको गौर नहीं फरमाया हो? किसने किया ऐसा? कि लगता है आपको? देखिए, कहीं भी दलित पे अत्याचार हुआ, कांग्रेस अगर केंद्र में थी तो कांग्रेस ने उसका खिलाफत की है, बकायदा उसके खिलाफ एक्शन लिया, राज्य को भी इंस्ट्रक्शन दी। अगर राज्य में भी हुई तो भी दलितों पे अत्याचार हुआ तो भी हम हमेशा आगे आए। अभी आपको साहब ये बात आप कर रहे हैं, 2014 वाला दे रहा हूं, 2014 तक की बातें कर रहे होंगे आप लोग, जब यूपीए 2 थी तब तक दलितों के। देखिए, बीकानेर में जब वो डाल्टा कांड हुआ तब बकायदा राहुल गांधी जी जयपुर में आए, जयपुर में रामलीला मैदान में सभा हुई। हमारी मांग थी, उस दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ बीकानेर में, सीबीआई जांच की जाए। ये मांग हमने चुनाव के टाइम नहीं की थी, हम चुनाव हारने के बाद में ये सभा हुई थी। आज आपको पता होगा 1.5 साल पहले। हमारा कोई इससे कोई नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी का दिल्ली से आकर, जयपुर की धरती पर आकर और ये मांग करना, सरकार को झुकाना, ये चीज दर्शाता है कि कांग्रेस की जो कथनी और करनी में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा कि दुष्कर्म के मामले हों, चाहे किसी के साथ मारपीट के मामले हों, चाहे दूसरे तरह के मामले हों, या किसी की हत्या का मामला हो, उसको दलित और सवर्ण इनके साथ क्यों जोड़ा जाता है?
डेल्टा मेघवाल ये सफिशिएंट नहीं है कि सभ्य समाज की एक बेटी थी जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ, ये सफिशिएंट नहीं है। हम इसको क्यों जोड़े जा रहे हैं कि वो दलित बच्ची थी, इस वजह से ये मानसिकता क्यों सोच करके हम आगे लेकर के आते हैं कि एक दलित बच्ची थी, उसको दलित के साथ में, या अगर कहीं माइनॉरिटी की बात होती है तो कि मुस्लिम महिला के साथ भरे बाजार किसी ने चाटा मारा, ये क्यों हम इस बात को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। ये सफिशिएंट नहीं है कि डेल्टा मेघवाल हम सबकी बेटी थी और उसके साथ में ये कर्म हुआ, एक सभ्य समाज के ऊपर करारा तमाचा था, ये सफिशिएंट नहीं है। देखिए, एक वो दलित बच्ची को आप इससे मत जोड़े कि हम न्याय की गुहार कर रहे थे, क्योंकि सरकार को हम न्याय ये देखता है, न्याय जो अंधा हो, न्याय देखिए कानून अंधा हो सकता है लेकिन जो बैठे हैं लोग वो अंधे नहीं है। उनकी नजर में ये नहीं है कि दलित में डेल्टा मेघवाल थी इस वजह से कानून और फास्ट होगा, या अगर कि सवर्ण जाति की अगर वो बच्ची थी तो उसके साथ कानून कुछ अलग होगा। मेरे ख्याल में कानून की नजर में तो सब चीजें नहीं है, ये हम लोग उन सब चीजों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अगर वास्तव में डेल्टा मेघवाल के मामले में अगर वो दलित बेटी का अगर बात भी चल रही है, चलिए मान के चलते हैं, और अगर उसके अंदर कहीं को लेकुन